के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। देखो, इसके लिए हम एक आवेशित तार है उसकी कल्पना कर लेते हैं। मैंने ये मान लिया कि ये अपने पास एक क्या है, तार है, ठीक है। और इस तार से स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट अपने पास P, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस पर ये चार्ज ले लिया हमने। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, यहाँ बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें ये मानना पड़ेगा कि इस तार के चारों तरफ क्या है, एक गाउसीय पृष्ठ है। कैसा गाउसीय पृष्ठ? बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ, ठीक है। तो मैं इस तार के चारों तरफ एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेता हूँ, ठीक है। तार के चारों तरफ हम क्या मान लेते हैं, एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है, वो मान लेते हैं, ठीक है। ये अपने पास क्या है, एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है। इसकी रेडियस भी कितनी होगी? r होगी। इसकी जो लेंथ है वो लेंथ हम कितनी मान लेते हैं, वो है अपने पास l है, ठीक है। तो इस बेलनाकार पृष्ठ के अंदर 3 पृष्ठ हो गए हैं। एक पहला वाला पृष्ठ है, उसे नाम दे देते हैं हम S1। ये जो वक्राकार पृष्ठ है इसको हम नाम दे देते हैं S2। और ये जो नीचे वाला वर्ताकार पृष्ठ है इसे हम नाम दे देते हैं क्या, S3। तो इस तरह से 3 पृष्ठ बन गए हैं, ठीक है। तो यहाँ जो इस पर चार्ज है वो मान लिया हमने कितना है, Q आवेश है। इसका मतलब यहाँ का रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और वो हमें मालूम है क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व। और रेखीय आवेश घनत्व का मान हो गया कितना, लेम्डा बराबर Q अपॉन L। इसका मतलब चार्ज हो गया अपने पास में कितना, Q इक्वल टू लेम्डा इंटू L, ठीक है। इसका हम आगे यूज करने वाले हैं। अच्छा, तो यहाँ से देखो अपने पास में 3 पृष्ठ बन गए। मैं S1, S2 और S3 की एक बार पुनः बात करता हूँ। तो सबसे पहला पृष्ठ है अपने पास में S1, और S1 कैसा पृष्ठ है, वर्ताकार पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है अपना, वर्ताकार पृष्ठ है। अच्छा, इस वर्ताकार पृष्ठ पर एक अल्पांश हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ एक अल्पांश ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई ये वाली E वेक्टर, अल्पांश यानी कि ऊपर की तरफ डायरेक्शन हो गई ds वेक्टर की। तो यहाँ एंगल थीटा कितना बना, 90 डिग्री। यहाँ एंगल कितना बन रहा है, थीटा 90 डिग्री बन रहा है। दूसरा पृष्ठ है इसी तरह से अपने पास में S2 पृष्ठ, और S2 पृष्ठ है वो कैसा पृष्ठ है, वक्राकार पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है, वक्राकार या बेलनाकार, वक्राकार, या हम उसे बोल सकते हैं कैसा पृष्ठ है, बेलनाकार पृष्ठ है। वक्राकार या बेलनाकार पृष्ठ के लिए एंगल देखते हैं एक बार फिर। तो यहाँ से देखो, ये यहाँ P पॉइंट के लिए हमने अल्पांश ले लिया, ये ds वेक्टर है अपना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, और ds वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है। पृष्ठ से लंबवत होती है क्षेत्रफल सदिश की दिशा। तो यहाँ थीटा एक बार फिर कितना बन गया अपने पास, 0 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो थीटा कितना बन गया, 0 डिग्री, 0 डिग्री बन गया। तीसरा अपने पास में है और वो है S3। S3 अपना एक बार फिर कैसा पृष्ठ, वर्ताकार पृष्ठ, और वर्ताकार पृष्ठ S3 के लिए थीटा एंगल हम चेक करते हैं। तो देखो एक बार फिर यहाँ हम एक अल्पांश मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बार बार वही है, हम चेंज नहीं कर रहे। यहाँ भी इधर ही है, यहाँ भी इधर ही है, और यहाँ भी इधर ही है ना, सभी जगह आप देख सकते हो। ये अल्पांश हो गया यहाँ एक छोटा सा ds वेक्टर, और ये हो गई डायरेक्शन ds वेक्टर की, पृष्ठ के लंबवत ले ली हमने। तो यहाँ एक बार फिर थीटा, थीटा कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, जो कि E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब हम इस संपूर्ण बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के कारण से विद्युत फ्लक्स का मान है वो निकालने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम निकालने वाले हैं बेलनाकार संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ, संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ
गाउसीय पृष्ठ। कैसा पृष्ठ है? गाउसीय पृष्ठ। संपूर्ण बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से संपूर्ण बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, और वो हो गया अपने पास क्या? फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और ये क्लोज इंटीग्रल है अपना संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम ले रहे हैं। इसको मैं 3 भागों में डिवाइड कर देता हूँ। तो पहला पृष्ठ है अपना S1 ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस S2 ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस तीसरा पार्ट है अपना S3 ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। हम अब इसका मॉडुलस लेते हैं और एंगल पुट करते हैं, तो देखो क्या बना। ये बन गया फाई इक्वल टू इंटीग्रल S1 ई का मॉडुलस ds का मॉडुलस इनटू पहले पृष्ठ के लिए एंगल कितना है? तो पहले पृष्ठ के लिए एंगल अपने पास में 90 डिग्री, तो ये हो गया cos 90 प्लस सेकेंड है S2 ई का मॉडुलस ds का मॉडुलस इनटू cos, और थीटा कितना है दूसरे पृष्ठ के लिए? 0 डिग्री, तो ये बन गया अपने पास में 0 डिग्री। प्लस तीसरे की बात कर लेता हूं, तो तीसरा है अपने पास में S3, और वो हो गया ई वेक्टर का मॉडुलस ds का मॉडुलस इनटू cos 90। तीसरे पृष्ठ के लिए एंगल कितना अपने पास में? 90 डिग्री है। हम इसे सरल करते हैं, तो देखो यहाँ से 2 चीजें क्लियर हो रही हैं। पहली बात तो cos 90 कितना? 0, और यहाँ से भी cos 90 0। इसका मतलब S1 और S3 जो पृष्ठ हैं उनके कारण से फ्लक्स का मान कितना हो गया? इसमें 0 हो गया है। ठीक है, तो हम उसे हटा देते हैं। तो फाइनली अपने पास में बचा क्या? अपने पास बचा पहले पृष्ठ के लिए 0 प्लस दूसरे पृष्ठ के लिए ई कांस्टेंट होगा, ध्यान देना। cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो ई बाहर आ गया अपने पास में। ये हो गया इंटीग्रल ऑफ S2 ds। ठीक है, cos 0 कितना हो गया? 1 हो गया, और लास्ट वाला S3 है उसके लिए भी कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो फाइनली अपने पास में ये रहा E एंड इंटीग्रल ऑफ S2 ds। अपना जो S2 पृष्ठ है वो कैसा पृष्ठ है? एक बार पुनः हम चेक करते हैं। तो पृष्ठ S2 है वो अपना कैसा पृष्ठ है? वक्राकार या बेलनाकार पृष्ठ है, जिसकी लंबाई कितनी है? L है, और उसकी त्रिज्या हमने कितनी मानी है? स्मॉल r है। तो देखो एक बार फिर हम बात करें S2 पृष्ठ की, तो S2 पृष्ठ हो गया अपने पास में, वो है वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल या बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इस पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा अपने पास में 2 पाई आर एल। ठीक है, अच्छा अगर आप इसे देखो तो ये जो वक्राकार पृष्ठ है, इस बेलन को आप काट लो तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 2 पाई आर। इसकी लंबाई कितनी है? L। जैसे ही हम इसे काटेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक आयत बन जाएगा, और आयत का सूत्र होता है क्षेत्रफल का लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई तो हो गई कितनी? L, और चौड़ाई हो गई कितनी? 2 पाई r। तो हमने ऐसा ही किया है, हमने किया 2 पाई r इंटू L। ठीक है, तो ये बन गया वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पुट करते हैं, तो अपने पास में फाई बराबर बन गया फाई इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल, और ये अपना पहला इक्वेशन है 1 नंबर। अब बात करेंगे हम गाउस के नियम की। ठीक है, स्पेस थोड़ा कम है, मैं यहाँ लिखता हूँ। तो ये हो गया गाउस के नियम से, और गाउस के नियम से फ्लक्स होता है वो हमें मालूम है, फ्लक्स इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा Q की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, वो अपने पास में कितनी है? वो है Q इक्वल टू लेमडा इंटू एल। तो यहाँ पुट करता हूँ, तो ये बन गया फाई इक्वल टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये बन गया इक्वेशन 2। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का। तो देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, तो अपने पास ये बन गया क्या? E 2 पाई
आर एल, ये रहा ई 2 पाई आर एल इक्वल टू लेम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल हो गया, एल से तो एल कैंसिल हो गया, हमें ई चाहिए, तो देखो ई हो गया क्या, लेम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो एक तो फॉर्मूला अपने पास में यही बन गया, इसको नाम देता हूं मैं इक्वेशन 3। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको k के टर्म्स में चेंज करना चाहते हैं तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो देखो क्या हुआ, ये हो गया 2 लेम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और हमें मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, k होता है। तो इसकी वैल्यू पुट करते ही ये बन गया अपने पास में e इक्वल टू 2k लेम्डा अपॉन r। ठीक है, तो ये अपने पास में बन गया इक्वेशन 4। ठीक है, फाइनली अगर हम 2k और लेम्डा को कांस्टेंट ले लें तो e और r में जो रिलेशन होगा वो होगा e एंटी प्रोपोर्शनल टू r। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी r का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे e का मान घटता जाएगा। अगर हम ग्राफ की बात करें तो आप समझ सकते हो, ये हो गया e वेक्टर और ये हो गया अपने पास r वेक्टर। तो व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ है वो हमेशा ही कैसे बनते हैं, वो कुछ इस तरह से बनेगा, e प्रोपोर्शनल टू 1/r। और अगर e और 1/r में ग्राफ खींचें तो वो अपने पास में कैसे बनेगा, वो बनेगा, मैं यही बना देता हूँ, e और r में अगर ग्राफ हमें बनाना है 1/r में, तो वो एक सीधी सरल रेखा बनेगा, है ना, स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देख सकते हो।